में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हमने सबसे पहले जनसंख्या के बारे में किया। भारत की जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण कितना है, घनत्व उसका कितना है। आज हम कर रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। हमने मानव के प्रवास के भी बारे में भी किया। उसकी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने मानव बस्तियों के बारे में, मानव की क्रियाओं के बारे में, मानव की कृषि की क्रियाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन में देखते हैं कि हम भारत देश के अंदर किस प्रकार से खनिजों का वितरण असमान है और कहाँ पर किस प्रकार के खनिज है वो देखने को मिलते हैं, हमें पाए जाते हैं। आज हम कर रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसका 7वां लेसन। जैसा कि पहले ये बताता है एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का एक क्या है, यौगिक संयोग होता है, जिसकी हम कर सकते हैं कि एक खनिज की अलग ही कठोरता, अलग ही उसकी चमकीलापन या अलग ही उसकी धातु होती हैं, अलग ही प्रकार के उसके गुण होते हैं। ये खनिजों की अनेकों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। हमें मालूम है कि खनिज के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये कार्बन से युक्त भी होता है और अकार्बनिक की यानी कि अजैविक कारणों से भी उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहता है कि खनिजों के प्रकार क्या हैं, कि सामान्यतः खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। धात्विक खनिजों में जैसे कि लोहा इसक है, तांबा है, मैग्नीज, निकिल हैं, अन्य आदि भी धात्विक खनिज हैं। लोहा इसक में आज हम देखते हैं कि लोहा इसक में लोहे की मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार तांबा है, मैग्नीज है, निकिल है, टंगस्टन है, आदि प्रकार के खनिजों में आज हमें मैग्नीज, लोहे इसक, इनमें लोहे की मात्रा भी पाई जाती है। ये आगे 2 भागों में बांटी जाती हैं, लोहा युक्त खनिज और अलोहा युक्त खनिज। लोहा युक्त खनिज में लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे के अंश या गुण पाए जाते हैं। जैसे कि लोहा इसक है, उसके दौरान तांबा, मैग्नीज, निकिल धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं आज, जिनमें लोहे के अंश है वो ज़रूर पाया जाता है, उनकी थोड़ी बहुत मात्रा है वो ज़रूर पाई जाती है। अलोहे युक्त खनिज जिनमें लोहे की मात्रा है वो लोहे का अंश है वो नहीं पाया जाता, जैसे कि सोना है, चांदी है, शीशा है, बॉक्साइट है, टीन है, मैग्नीशियम है, आदि अलोहे खनिजों के क्या है आज प्रमुख उदाहरण है हमारे सामने। अधात्विक खनिज दूसरा, इन खनिजों में धातु नहीं होती, इन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे कि चूना पत्थर जो कि एक रेत की भांति होता है, डोलोमाइट हैं, अब्रक हैं, जिप्सम हैं। अब्रक, जिप्सम जो एक रबड़ की भांति होते हैं, जैसे उनमें धातु की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। इन्हें अधात्विक खनिज भी कहा जाता है। ये आगे कहता है कि अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारे जो विश्व के जितने भी देश हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनके अंदर अधात्विक और धात्विक खनिज दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज भी आगे कहता है कि 2 प्रकार में पाया जाता है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म होते हैं, यानी कि जीवों की मात्रा पाई जाती है। जीवों की मात्रा हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार से परिवर्तन आए हैं। जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसने अनेकों प्रकार के क्या देखे हैं, परिवर्तन देखे हैं। उसके ऊपर लगभग 4 बार बर्फ़ से पूरी पृथ्वी है वो ढकी है। आगे ये कहता है कि इन पृथ्वी पे परिवर्तनों के कारण इनके ऊपर डायनासोर जैसे बड़े जानवर भी पैदा हुए हैं। डायनासोर हैं या अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, उनमें पेड़ पौधे हैं, घने जंगल हैं, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ समय पहले मौजूद थे। करोड़ों वर्ष पहले, मिलियन वर्षों पहले हमारी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु थे, जो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी घटनाओं के द्वारा परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ कि ये ऊपरी दबाव के कारण, यानी कि ऊपरी
मिट्टी की परत पे परत है वो चढ़ती गई, और इस दबाव के कारण और नीचे जो पृथ्वी की गहराई से जो गर्मी थी, जो पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी के कारण और ऊपरी दबाव के कारण वो जीव जंतु वो जीवाश्म में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। आज वही जीवाश्म के रूप में हमें पेट्रोलियम बन गया, कोयले में परिवर्तित हो गए, या प्राकृतिक गैस के रूप में आज हमें पाए जाते हैं। ये है कार्बनिक खनिज, कार्बनिक, जिनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। दूसरा है अकार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म नहीं होते, यानी कि जैसे चूना पत्थर जो एक रेत की भांति है, ग्रेफाइट आदि इसके क्या है, मुख्य उदाहरण है जिनके अंदर जीवाश्म है वो नहीं पाई जाती। आगे ये कहता है कि खनिजों की 3 विशेषताएं, इसने कहा कि खनिजों की 3 विशेषताएं होती हैं। पहले है कि इसका क्षेत्रीय वितरण असमान होता है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी आज देश हैं, उन सभी के अंदर क्या हैं कि अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। कहीं पर सोना पाया जाता है, तो कहीं पर लोहा पाया जाता है, कहीं पर कोयला है, कहीं पर टंगस्टन है। जैसे भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में भी आज कर्नाटक की कोलार की खान में यहाँ पर सोना है, वहीं पर तांबा और चांदी वगैरह, शीशा, जस्ता राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गुजरात है, बॉम्बे हाई है, खंबात की खाड़ी है, या असम का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, पेट्रोलियम की मात्रा पाई जाती है। प्राकृतिक गैस के भंडार आज गोदावरी नदी के किनारों पर तटीय भागों में मिले हैं हमें। वहीं जैसलमेर और बाड़मेर के हिस्से में भी आज हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशेष भंडार मिले हैं। उसी प्रकार ये कहता है कि कहीं पर कोयला है, कहीं पर लोहे की मात्रा पाई जाती है, कहीं पर चूना पत्थर पाया जाता है, तो अलग अलग असमान वितरण पाया जाता है। यानी कि सभी खनिज पदार्थ एक जगह पर मौजूद नहीं होते। वही हमारी पृथ्वी के ऊपर देखा जाता है, सभी देशों में यही देखा जाता है कि खनिज पदार्थ कहीं पर भी एक समान रूप से नहीं पाए जाते। इनका वितरण असमान और अलग अलग भागों में पाया जाता है। कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं एक प्रकार से अलग खनिज हैं तो कहीं पर एक दूसरा खनिज है वो पाया जाता है, और उनकी अलग अलग विशेषता और गुणवत्ता के आधार पर भी वो अलग रूप में पाए जाते हैं। दूसरा ये कहता है कि खनिजों की गुणवत्ता तथा मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं, कि जिनकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं सोना और चांदी, पेट्रोलियम, कि भारत में सोना है वो ज़्यादातर इस हिस्से में पाई जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो ये हिस्सा है, पठारी भाग है, इस हिस्से में पाई जाते हैं। चांदी का जो ज़्यादा भाग है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश के बेलाडीला इलाकों में पाया जाता है। उसी प्रकार पेट्रोलियम गुजरात, राजस्थान और असम के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहता है कि जिनकी गुणवत्ता आज ज़्यादा है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जिनकी गुणवत्ता बहुत कम है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा ये कहता है कि खनिज समाप्य संसाधन है। हमें पता है कि खनिज आज समाप्य संसाधन है, एक समाप्त होने वाला संसाधन है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कोयले का, कोयले को अगर हम एक बार प्रयोग करते हैं तो उसकी राख बन जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है। पेट्रोलियम का हम हमारे वाहनों के अंदर, परिवहन के वाहन हैं, या फिर हम हमारी मशीनें हैं जो कारखानों के, मिलों के अंदर, उद्योग धंधों के अंदर, उनके अंदर अगर एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो पेट्रोलियम समाप्त हो जाता है, उसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कई ऐसे खनिज पदार्थ भी हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि उनका नवीकरण किया जा सकता है, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जैसे आज जल है, बड़े बड़े महानगरों में जल की कमी होने के कारण जो सीवरों का पानी है, खड्डों का पानी है, उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट पानी होता है, पदार्थ होते हैं, या दिल्ली जैसे बड़े महानगर के अंदर यमुना नदी का पानी, गंदे नाले का पानी, पानी की कमी होने के दौरान उस पानी को
दोबारा बड़े बड़े ट्रीट प्लांट आरओ सिस्टम के अंदर साफ़ किया जाता है और पीने योग्य बनाकर उनको दोबारा वापस घरों में, उद्योग धंधों में, मिलों कारखानों में भेज दिया जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि खनिज, कुछ खनिज ऐसे हैं जो समाप्य संसाधन यानी कि समाप्त हो जाते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद, जो अनवीकरणीय है, लेकिन कुछ नवीकरण योग्य भी संसाधन मौजूद हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबे समय लगता है। आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको अंतः संरक्षण या संरक्षित किया जाना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम आज ऐसे संसाधन हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर, लेकिन एक दिन वो आगे आने वाले समय के अंदर, कुछ वर्षों के दौरान वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर हम इसी प्रकार से इनका तेज़ गति से अगर हम प्रयोग करते रहें तो एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भावी पीढ़ियां हैं, वो उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें उस भावी पीढ़ी को भी बचाकर हमें रखना होगा, ताकि वो भी इन पेट्रोलियम का, कोयले का जो समाप्त होने वाले संसाधन है उनका अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सके, जैसा कि आज हम कर रहे हैं। आगे ये कहता है, भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है विश्व में भारत। उसकी दृष्टि से क्या है, भारत में अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। आगे ये कहते हैं कि खनिज पदार्थों में प्रकृति में बहुत किस्में दी हैं, कि प्रकृति ने खनिज पदार्थों में आज अनेकों प्रकार के क्या है ये किस्में दी हुई हैं। ये किस्में क्या हैं कि इनकी गुणवत्ता अलग है, वैज्ञानिक दृष्टि से ये अलग है। यही खनिज पदार्थ हमें अलग अलग रूप में भागों में देखने को मिलते हैं। कहीं पर कोयला है तो कहीं पर लोहा है, कहीं पर पेट्रोलियम है, कहीं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं भारत में आज काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आगे ये कहता है, भारत में लोहा स्थित खनिज अब्रक और बॉक्साइट में समृद्ध है। आज सीमेंट बनाने के काम आने वाले खनिजों में डोलोमाइट हैं, चूना पत्थर हैं, उसमें भी काफ़ी भारत आज आत्मनिर्भर बना हुआ है। इसी प्रकार ये कहता है, क्रोमाइट, संगमरमर, इमारती पत्थरों, सोडियम लवणों, बहुमूल्य पत्थरों में भी आत्मनिर्भर है। भारत में तांबा, शीशा, जिंक, टीन, निकिल, टंगस्टन आदि अधिक समृद्ध है वो हैं। इन खनिजों को विदेशों में आयात करना पड़ता है। ये कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि तांबा, शीशा, टीन, टंगस्टन, इन खनिज पदार्थों में आज भारत में थोड़ी कमी पाई जाती है, इसलिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, यानी कि उनको मंगवाना पड़ता है और फिर उनको क्या है, उनका प्रयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों, उद्योग में काम आने वाले खनिजों जैसे कि गंधक, पोटास, फास्फेट की भी कमी देखने को मिलती है। बिटुमिनस कोयले में भारत में विशाल भंडार है, लेकिन देश में कोकिंग कोयले और पेट्रोलियम का भी क्या है, अभाव है, जो आज हम क्या कर रहे हैं, विदेशों से आयात कर रहे हैं, यानी कि मंगवा रहे हैं और फिर उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, परमाणु खनिज भी हैं जो भारत में काफ़ी आज दृढ़ स्थिति बनी हुई है, यानी कि ये जो परमाणु खनिज पदार्थ हैं ये आज भारत में केरल की मोनोजाइट रेत में पाया गया है, लद्दाख के ऊपरी हिस्से में पाए गए हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी प्रकार ये कहता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल में मोनोजाइट रेत के अंदर भी आज जो यूरेनियम और थोरियम के भंडार मिले हैं, इनके कण मिले हैं, जिनका आज हम अच्छी प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रयोग करते जा रहे हैं। आगे ये कहता है खनिजों का वितरण, कि भारत में खनिजों का वितरण बड़ा ही असमान है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिस कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है। ये कहता है कि भारत देश में अलग अलग भूगर्भिक संरचनाएं हैं, कि ऊपरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम का ये हिस्सा। इस हिस्से में क्या है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का हिस्सा,
इन इसी में हमारा हिमालय पर्वत है वो पाया जाता है, जो काफ़ी ऊंचे पर्वत है विश्व के। दूसरा, दक्षिण में इसके मैदानी भाग पाया जाता है जो 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है, सतलज नदी से लेकर असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। इसी प्रकार पश्चिम में थार मरुस्थल है, अरावली पर्वत पाए जाते हैं, कच्छ और फ्रन का दलदली भाग पाया जाता है। नीचे जो ये भाग है भारत का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल का ये हिस्से में ऊंचा नीचा भाग यानी कि पठारी भाग पाया जाता है। यहाँ पर गहरे खड्डे भी हैं, छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं। अनेकों प्रकार की चट्टानों से निर्मित ये प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है भारत का। इसलिए कान का ये कहता है कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। कहीं पर ऊंचा पर्वत है तो कहीं पर गहरे खड्डे भी हैं और कुछ ऊंचाई के पर्वत भी मौजूद हैं। एक तरफ थार मरुस्थल भी हैं, सूखा मरुस्थल, तो दूसरी तरफ भारत विश्व का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान मौसिनराम भी शिलांग घाटी में निकट बसा हुआ है। आगे ये कहता है, लौह इस्क और मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन युग की शैलों में धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। कि लौह इस्क और मैग्नीज के जो भंडार हैं वो कैम्ब्रियन युग के यानी कि कैम्ब्रियन जो समय था उस काल में धारवाड़ की इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ एक क्षेत्र का नाम है, उस नाम के आधार पर ये धारवाड़ की चट्टानें उन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार ये कहता है वहाँ पर धारवाड़ और कडप्पा समूह में भी धात्विक खनिजों के भंडार हैं आज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूह में पाए जाते हैं। कडप्पा की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार विंध्याचल जो पर्वत हैं वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ तक ये क्या है पदार्थ है वो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये कहता है पेट्रोलियम टर्सरी सेलों में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम जो खनिज पदार्थ है वो टर्सरी सेल गुजरात का ये भाग, बॉम्बे हाई का क्षेत्र और असम के टर्सरी युग के जो सेलें हैं वो बनी हुई हैं उनके अंदर मौजूद हैं। आगे कहता है कि भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ की एक मोटी परत पाई जाती है। ये कहता है कि भारत का जो मैदानी भाग है, भारत का ये मैदानी भाग में इस भाग में ये कहता है कि यहाँ पर अनेकों प्रकार की क्या हैं कि मिट्टी पाई जाती है। हिमालय से जो निकलने वाली गंगा, यमुना, अनेकों प्रकार की जो नदियां हैं उन नदियों ने क्या किया है कि इस मैदानी भागों में हर साल बाढ़ के द्वारा एक मिट्टी बिछाई जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उस जलोढ़ मिट्टी की परत पे परत है वो चढ़ती गई, यानी कि एक परत है वो बिछती गई। इस दौरान यहाँ पर जितनी भी कठोर चट्टानें वगैरह थी, जो गहरा भाग था वो क्या हो गया, इन परतों के नीचे दब गया। इस मैदानी भाग में के नीचे आज मौजूद हैं। इसलिए ये कहता है कि इस मैदानी भागों में खनिज पदार्थों की मात्रा है वो गहराई में मौजूद है, यहाँ पर कम पाए जाते हैं, लेकिन इस पठारी भाग में खनिज पदार्थ है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे ये कहता है, इसके भाग बताएं उत्तरी पूर्वी पठार कि उत्तर और पूर्वी पठार में यह देश का सबसे धनी खनिज पेटी है। पेटी यानी कि क्षेत्र, कि भारत का जो ये क्षेत्र है उत्तर और पूर्वी पठार, इस भाग में भारत में अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कि पूर्व में और उत्तर में ये भाग है जो पाया जाता है, ये आज इसमें अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हिस्सा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का हिस्सा, इसमें काफ़ी रूप में हमें आज खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। इसमें लोहा इस्क, मैग्नीज, ये कहता है इसमें बॉक्साइट, अब्रक, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेमेनाइट और फास्फेट के विशाल भंडार हैं। ये ओडिशा का पठार, नागपुर का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार इसमें शामिल है।
आंध्र प्रदेश का पठार, ओडिशा का पठार, ये आज क्या है इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार ये कहता है कि इसके अतिरिक्त दामोदर घाटी और छत्तीसगढ़ के कोयले के विस्तृत भंडार हैं, कि दामोदर घाटी, इस घाटी में भी यहाँ पर क्या है, कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। छत्तीस घाटी जो छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र है, इस छत्तीसगढ़ के भी अंदर अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ आज देखने को मिलते हैं। भारत के आज यहाँ पर लोह इस्पात जितने भी उद्योग धंधे हैं, इस खनिज पेटी ने उनको क्या दी है, आधारशिला प्रदान की है। क्योंकि भारत के जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लोहा है, लोहा कोयला यहाँ पर मौजूद है, इसलिए झारखंड के अंदर जमशेदपुर हैं, भिलाई हैं, उड़ीसा के अंदर राउरकेला हैं, दुर्गापुर हैं, बरनपुर हैं, ये जितने भी लोहा इस्पात स्टील कारखाने हैं वो भारत के इसी क्षेत्र में आज मौजूद हैं। आगे ये कहता है दक्षिणी पश्चिमी पठार, ये पेटी कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर विस्तृत है। यहाँ पर लोहे सब मैग्नीज, बॉक्साइट और धात्विक मात्रा में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। देश में सोने के सभी जो तीनों खाने हैं वे इसी पेटी में मौजूद हैं, परंतु इस पेटी में शक्ति के साधनों और विशेषताओं कोयले की कमी है, जिस कारण यहाँ पर भारी उद्योगों का विकास है वो नहीं हो सका है। कि कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार, कि इस क्षेत्र में यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पठार है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आज क्या है देखने को मिलते हैं खनिज पदार्थ। कि इस कर्नाटक के पठार में और तमिलनाडु के निकट यहाँ पर सोने के कोलार के खाने हैं मौजूद हैं। भद्रावती और विजयनगर यहाँ पर 2 इस्पात के कारखाने हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर जो कोयले की कमी है उसके द्वारा जो भद्रावती नदी के निकट का जो क्षेत्र है, जो वनों का क्षेत्र है, उन वनों की लकड़ी को काट कर क्या है कोयले की आपूर्ति की जाती है। और अनेकों प्रकार के जो पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ लोहा इस्पात उद्योग धंधे के लिए शामिल किए जाते हैं, उन खनिजों का परिवहन के साधनों के रूप में यहाँ पर मंगवाया जाता है। आगे ये कहता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर राजस्थान के अरावली की श्रेणी में फैला हुआ है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार आज मौजूद है। कहता है कि इस क्षेत्र में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर यहाँ पर बॉम्बे हाई, बसीन का ये क्षेत्र, दूसरा खंबात की खाड़ी, गुजरात का ये क्षेत्र, और राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर का ये क्षेत्र मौजूद हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्या मिले हैं विशाल भंडार मिले हैं, जो आज ऐश्वर्या और मंगला नामक कुओं के द्वारा भी राजस्थान में इनका प्रयोग किया जाता है और आपूर्ति की कमी को पूरा कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों तक, यानी कि राजस्थान में जो बीचों बीच अरावली पर्वत है जो डीयू तक फैली हुई है, गुजरात के पालनपुर शहर से लेकर डीयू तक अरावली की जो श्रेणियां हैं जो विश्व की प्राचीन श्रेणियों में शामिल हैं, आज उन्हीं पर्वतों के निकट क्या है प्राकृतिक गैस, कुछ खनिज पदार्थ तांबा, जस्ता, सीसा, डोलोमाइट आदि भी और चूना पत्थर भी पाया गया है। आगे ये कहता है कि राजस्थान में बलुआ पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से क्या है आज समृद्ध है। कि राजस्थान का किशनगढ़ है आदि का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर भी क्या है आज काफ़ी मात्रा में क्या है मकराना है, उस एरिया के अंदर काफ़ी संगमरमर की चट्टानें मिली हैं, जिससे आज भवन, अनेकों प्रकार के जो भवन हैं उनके फर्श वगैरह हैं या उनकी इमारतें हैं आदि है वो बनाई जाती हैं इस पत्थर से। यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए गए हैं। कि जो मुल्तानी मिट्टी है जिसका अच्छी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, औषधियों के रूप में, लेप के रूप में आदि में प्रयोग किया जाता है, वो मिट्टी भी भारत में इस स्थान के ऊपर यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई गई है।
गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के भी काफ़ी स्रोत मिले हैं कि यहाँ पर नमक की मात्रा भी समुद्र के किनारे पर जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर नमक की काफ़ी मिलें भी बनाई गई हैं जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। दूसरी ओर राजस्थान सांबर झील है, डीडवाना झील है, अनेकों प्रकार की राजसमंद झील है, पलाया झील है, राणा प्रताप सागर हैं। यहाँ पर जो खारे पानी के स्रोत हैं उस पानी को सुखाकर यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों के अलावा भारत में हिमालय पर्वत के ऊपर भी अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ है वो पाए गए हैं। हिमालय पर्वत में भी यहाँ पर लद्दाख का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम की मात्रा पाई गई है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अनेकों पेट्रोलियम और कोयले के भंडार भी मिले हैं। आगे ये कहता है कि यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंगरत्न भी आदि भी अनेकों रूप में नदियों के किनारों पर भी पाए जाते हैं। निक्षेप इनके अच्छी प्रकार से पाए गए हैं, इनकी खोज हो रही है, इनका नियोजन भी किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत भारत सरकार है वो इनका प्रयोग करने जा रही है। दूसरा, हिंद महासागर के अंदर भी, हिंद महासागर के निकट जो हमारे भारत के तटीय भाग हैं, गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र हैं, कावेरी का डेल्टा क्षेत्र हैं, कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी क्या है कि प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार आज मौजूद हैं और जहाँ तक हम हमारी राष्ट्रीय सीमा तक हम प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर भी समुद्र के निकट हिंद महासागर की, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आज क्या है अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए गए हैं। जैसे अरब सागर में बॉम्बे हाई, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र के में सागर सम्राट नामक मंच के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं और पाइपलाइनों के द्वारा हम भारत के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। उसी प्रकार खंबात की खाड़ी में अंकलेश्वर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अंकलेश्वर के भाग में भी पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। जूनागढ़ हैं, अमरेली हैं, जामनगर हैं, राजकोट हैं, इन भागों में भी गुजरात में जो समुद्र के निकट भाग बने हुए हैं यहाँ पर भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।